नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 446। ओके, और जितने भी मेरे भाई वीडियो को देख रहे होंगे सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए यार सवाल पे। देखिए, का एक किसी काम का 1/4 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है 1/4 भाग 8 दिन में कर देगा, तो ए अगर पूरा काम करे तो कितने दिन में कर देगा मेरे भाई? 1/4 काम 8 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 32 दिन में कर देगा। आगे कहा बी जो है 1/6 भाग काम 16 दिन में, 1/6 काम 16 दिन में, तो पूरा काम 16 छक 96 दिन में। क्लियर है बात? 32 और 96 का एलसीएम हो जाएगा 96। 32 तिया 96, 96 एकम 96। ए और बी दोनों वर्कर का एफिशिएंसी पता हो गया। अब कहा ए और बी मिलकर काम एक साथ प्रारंभ करे तो 3/4 भाग कितने दिन में कर देगा? तो यार ए और बी मिलकर काम करे तो 3/4 भाग काम, टोटल 96 काम है, पर इसका करवाना है 3/4। 3/4। अब भाई मेरे 96 4 से डिवाइड करेंगे, 24 चौक 96, 24 दिया 72 काम। कहने का मतलब यह है कि सर ए और बी मिलकर करे तो 72 काम कितने दिन में कर देगा? एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 1 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, तो 72 काम कितने दिन में कर देगा? दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए 18 दिन में। 18 ऑप्शन में नहीं है, बी सुधार लीजिए यार, ये 18 कर लीजिए। ओके ना, ऑप्शन बी। क्लियर है बात? चलिए आगे देखिए, का एक संख्या को, आसान सा सवाल है, का एक संख्या को 3003 से गुना किया गया, उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा? आसान सा सवाल है, जैसे जैसे बोला है बस वैसे करते जाइए। मान लेते हैं यार एक संख्या है x, इस संख्या को पहले 3003 से गुना किए, ठीक है। उसके बाद कहा इसको जो है 7, 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित करता है। कल वाला सेट में भी बताए थे 7, 11 और 13। अच्छा, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई 7, 11, 13 में कुछ भी कॉमन आपको दिख रहा क्या? सर नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, ये तीनों प्राइम नंबर है। अगर कॉमन नहीं है, एलसीएम निकालना है तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यार। 7 गुना 11 गुना 13, 11 सते 77, 11 सते 77 गुना 13, 13 सते 91, हाथ में रहा 9, 13 सते 91, 900, 1001। अब ये चीज आपको याद ही होना चाहिए, 7, 11, 13, 7, 11, 13 का एलसीएम कितना? 1001। और 7, 11, 13 बड़ा खतरनाक नंबर है, डिविजिबिलिटी में इसे बहुत अच्छा अच्छा सवाल बनता है, तो ये यादें रखिए। 7, 11, 13 यानी 1001 आ गया, ठीक है। तो सर कहा कि 7, 11, 13 के एलसीएम से डिवाइड किए, यानी 1001 से इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। और फिर स्वयं से विभाजित कीजिए, फिर स्वयं से यानी संख्या x है तो इसको x से ही विभाजित कर दीजिए। का परिणाम क्या आएगा? तो भाई x से x कट जाएगा, 1001 से डिवाइड करिएगा, ये 3 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा? 3। आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए, का ए, बी और सी के वेतन का रेशियो दिया है, तो पहले इसको अरेंज कर लीजिए, चूंकि ये फ्रैक्शन में दिया है। तो सर यहां है 2, 5 और 3, 2 पचे 10 तिया 30 से इसको गुना कर देते हैं, ठीक है ना। अब 2 से 15 दूना 30, 15 तिया 45, 5 छक 30, 6 छक 36, 3 दहा 10 चौक 40। ए, बी और सी तीनों का रेशियो पता कर गए। क्लियर है बात? आगे कहा ए और बी के वेतन मिलाकर, ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500 है, तो ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? बार बार बोल रहे यार, पिछले कुछ सेट से लगातार हम ऐसा सवाल करा रहे हैं कि जब भी रिजल्ट परसेंट में पूछे, रेशियो में पूछे या फ्रैक्शन में पूछे, इस रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट रेशियो से सवाल कर लेंगे। का ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ए का वेतन सी से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। किससे? सी से। परसेंट में कितना? 100 से गुना। अब भाई 5 से 8 बार, 4 दूना 8, 4 से 25 चौक 100, 25/2 यानी कितना? 12.5%। ऑप्शन डी, ठीक है बात।
तो ध्यान नहीं, तो अगर आप इसको यूज करके बनाएंगे बन ही जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप खुद सोचिए। 40,500 के साथ अगर आप कैलकुलेशन करने चले गए तो टाइम आपका खराब होने वाला है। यहां हमने देखा सर ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है, परसेंट में रिजल्ट मांगा है सर, तो रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है। देखिए कहा 8 घंटे में धारा के दिशा में 104 किलोमीटर दूरी तय करता है। अच्छा, धारा के दिशा में तैर रहा तो धारा के डायरेक्शन में तैरेंगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा ना, यानी धारा के दिशा में स्पीड क्या होता है, बोट प्लस वाटर। और धारा के दिशा में जो है 104 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में गया तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा समय। 8 एकम 8, 8 तिया 24 यानी 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बात। आगे का यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि वाटर का जो स्पीड है ये दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है कि सर ज्ञात कीजिए कि वह नौ धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगा। अच्छा, यहां से जरा बोट का स्पीड बता दीजिएगा क्या। आप बोलेंगे सर वाटर का स्पीड 2 है तो 2 उधर जाके घटेगा, बोट का स्पीड कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर पर आवर। अब कहा कि धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी है 13 किलोमीटर बट्टा चाल। सर धारा के दिशा में जाना है, नहीं धारा के विपरीत जा रहे हैं, और धारा के विपरीत जाइएगा तो आपका स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, यानी 11 में से 2 गया 9, 13 बट्टा 9 यानी 9 एकम 9, 1 सही 4 बट्टा 9 आवर, 1 सही 4 बट्टा 9 ऑप्शन में। ठीक है बात। चलिए देखिए कहा एक व्यक्ति ने 28 वस्तु 2800 रुपए में बेचा तो 20% की हानि हो गई। आराम से थोड़ा समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यार 28 वस्तु बेचा है 2800 रुपया में, तो एक वस्तु कितना में बेचा होगा। कई बार बताएं कि जब भी एक वस्तु का रेट निकालना हो तो रुपया ऊपर लिखते हैं वस्तु नीचे। 28 वस्तु 2800 में बेचा तो एक वस्तु कितना में, 2800 बट्टा 28 करेंगे 100 रुपया, यानी एक वस्तु 100 रुपया में बेचा है तो उसको 20% हानि हो गया। अच्छा 20% हानि हुआ यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 80%। एक वस्तु 100 रुपया में बेचा तो 20% हानि हुआ यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 80%। ठीक है बात। ये 100 रुपया प्रति वस्तु है। अब आगे कहा कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे 440 रुपए में कितने वस्तु बेचना होगा। पहले तो यह जानना पड़ेगा कि मेरे प्यारे भाई 10% लाभ अगर कमाना चाहता है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना होगा। सुनिए गौर से, पहले प्रत्येक वस्तु 28 वस्तु 2800 में बेचता था, यानी एक वस्तु 100 रुपया में बेचता था तो उसको 20% हानि हो जा रहा था, यानी कि विक्रय मूल्य रह रहा होगा 80%। तो कहा 20% हानि होता था कब, जब एक वस्तु 100 रुपया में बेचता था। लेकिन अब कहा कि सर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो यह जानना पड़ेगा कि अगर 10% लाभ कमाना चाहते हैं तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना पड़ेगा। तो भाई 10% लाभ कमाना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य कितना, 110%। तो 110% का वैल्यू निकालेंगे तो 100 बट्टा 80 गुना 110, 20 पचे 100, सॉरी क्या कर रहे यार, 20 चौक 80, 20 पचे 100। अब रहने दीजिए यार, 11 पचे 5500, काटिए मत, बट्टा में 4, इतना रुपया प्रति वस्तु हो गया। यानी कि अब एक वस्तु को इतना रुपया में आपको बेचना पड़ेगा। तो कहा कि 4400 रुपया में कितना वस्तु, तो सर टोटल जो रेट है उसमें एक वस्तु के रेट से भागा दे दीजिएगा तो आ जाएगा वस्तु का संख्या। टोटल प्राइस में, टोटल पैसा में एक वस्तु के रेट से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा वस्तु का संख्या। ओके ना। तो अगर इसको काटिएगा तो 0 से 0, ठीक है ना। 55 से काटिएगा 8 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में, और बट्टा वाला 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 8 चौक 32 वस्तु। थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये, ठीक है, समझ पाए बात को। चलिए आगे देखिए, कहा एक वृत्त के एरिया का 9 गुना वर्ग के एरिया के 3 गुना के बराबर है। तो भाई वृत्त का एरिया क्या होता है आप सबको पता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर। तो कहा वृत्त के एरिया का 9 गुना वर्ग के एरिया के 3 गुना के बराबर है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं।
अब 3 से काटिएगा 3 बार में, ठीक है। ए स्क्वायर को बाएं साइड लाइए तो आर स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर बराबर, इधर तो कुछ नहीं बचा यानी कि 1। अब मेरे भाई ये पाई और 3 है, 3 पाई दाएं साइड जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा 3 पाई। बाएं साइड का स्क्वायर हटाइएगा तो दाएं साइड वर्गमूल हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और 3 पाई का वर्गमूल क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 पाई। क्लियर है बात? यानी कि रेडियस है 1 यूनिट तो वर्ग का भुजा रूट अंडर 3 पाई है। सवाल का वृत्त के व्यास और वर्ग के विकर्ण का अनुपात, वृत्त के व्यास और वर्ग का विकर्ण, तो वृत्त का व्यास क्या होगा 2r और वर्ग का विकर्ण क्या होगा रूट 2a। अच्छा ए आर कितना है 1 तो 2 गुना 1 2 रूट 2, ए कितना है रूट अंडर 3 पाई। अब रूट 2 से इसको काटिएगा, ये रूट 2 बार में कट जाएगा यानी कि रूट 2 अनुपात रूट अंडर 3 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। चलिए देखिए, कहा रूट 5 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 1 है। क्या है ये पूछ रहा है, पूर्ण संख्या होगा, परिमेय होगा, प्राकृत हो गया या अपरिमेय होगा। तो भाई पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 तो 5 7 12 प्लस 2 ए बी यानी रूट 5 गुना रूट 7 रूट अंडर 35 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या है सर? नहीं। सिंपल इतना चेक क्या करना, आप देखिए यहाँ रूट 35 है सर, ये तो क्या है, ये 12 नेचुरल नंबर भी है, पूर्ण संख्या होल नंबर भी है और परिमेय भी है सर। लेकिन ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे ना सर तो रूट 35 है तो 35 का एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाल पाइएगा। तो जिस संख्या का एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे वो नंबर क्या कहलाता है? अपरिमेय होगा। इसमें सोचने वाला तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है बात। चलिए देखिए 7 पुरुषों के भार इतना 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 है तो भारों का माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका निकालने के लिए पहले डेटा को बढ़ते क्रम में अरेंज करना पड़ेगा। तो बढ़ते क्रम में अरेंज करिए तो पहले 61 काटते जाइएगा जब भी आप बनाएंगे, तो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा। 62 है, 63 है, 64 है, 62 63 64 65 66 यानी कि यहाँ कोई रिपीट नहीं हुआ है। 65 66 और 67 का माध्यिका तो माध्यिका निकालने के लिए पहले डेटा को बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं और उसके बाद बीच वाला माध्यिका यानी कि बीच वाला, मीडियन यानी बीच वाला, तो बीच वाला यानी 3 गो इधर से खत्म 3 गो इधर से खत्म, बीच में कितना 64 तो माध्यिका हो गया 64 kg। आसान था ये। देखिए ये अच्छा सवाल है, पिछला 3 सेट से लगातार इस टाइप का सवाल करा रहे हैं मेरे भाई। का 70 लीटर के घोल में दूध और पानी का अनुपात है 5:4 यानी कि मिल्क है 5 यूनिट और वाटर है कितना 4 यूनिट। ठीक है बात। कहा कि मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 40 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अच्छा 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं और मिला क्या रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। का इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 45 लीटर पानी मिला दिया गया है। तो कहा अब घोल में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? लगातार 3-4 सेट से समझा रहे हैं, आप लोग इसका समझ ही गए होइएगा कॉन्सेप्ट। बताए भी थे कि जो मिलाएंगे ना हमेशा उसका अपोजिट लेकर चलेंगे। यहाँ पानी मिला रहे हैं, निकाल रहे हैं मिक्सचर और मिला क्या रहे हैं? पानी। तो जो मिलाएंगे उसका उल्टा लीजिएगा, पानी मिला रहे तो मिल्क लेकर चलिए। तो अपना जो ओरिजिनल मिल्क था, उस ओरिजिनल जो मिक्सचर था उसमें मिल्क कितना है? 5। टोटल मिक्सचर कितना में? 9 में। तो मिल्क ऊपर है, टोटल मिक्सचर नीचे है, तो ये मिल्क और टोटल का रेशियो आ गया। क्लियर है बात। अब आगे कहा यार, बढ़िया आ गया आराम से। कहा 10 लीटर मिश्रण निकाल लिए, तो भाई टोटल मिश्रण था क्या लीटर? 70 लीटर। उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिए तो बच गया क्या लीटर? 60 लीटर। ठीक है। कहा 40 लीटर पानी मिला दिए, बचा है अभी 60 लीटर। 10 निकालने के बाद बच रहा है 60 लीटर, इसमें 40 लीटर पानी मिला दिए तो टोटल मिक्सचर हो गया क्या लीटर? 100 लीटर। चूंकि टोटल नीचे लिखना इनटू। कहा कि पुनः 15 लीटर मिश्रण निकाले, 100 लीटर हो गया है अभी वर्तमान में, इसमें से 15 लीटर निकाल लिए तो शेष बच रहा है क्या लीटर? 85 लीटर। और इस बचे हुए में फिर से 45 लीटर पानी मिला है, बचा है 85, 45 पानी मिला दिए तो अब टोटल हो गया कितना? 130। बस काम खत्म।
अब यहां थोड़ा कैलकुलेशन करिए तो आराम से। 20 तिया 60, 20 बचे 100, ठीक है। 5 से 17 बार में, अब 5 से 26 बार में, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 बार में, तो यहां आ गया 17/26 तिया 78। बट्टा में टोटल क्या है मेरे भाई, टोटल मिक्सचर है और ऊपर में मिल्क है, तो ये जो रेशियो आएगा ये भी उसी का आएगा, यानी कि नीचे टोटल मिक्सचर होगा, ठीक है, और ऊपर में क्या होगा, मिल्क होगा। तो मिल्क है मेरे प्यारे भाई कितना, 17। टोटल 78 में से 17 लीटर मिल्क है, तो बाकी बाटर होगा, तो 78 में से 17 गया, यानी कितना, 61 लीटर बाटर। 17:61, ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कहा यदि चावल को 54 रुपए प्रति केजी के दर से बेचा जाता है तो 10% हानि होती है। अच्छा, 54 रुपए पर केजी के भाव से बेचे तो ये विक्रय मूल्य दिया है, कहा 10% हानि हुआ तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा, 90%। तो विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से कर लिए, विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से। का 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का प्रति केजी कीमत क्या होगा, कहा कि कितना रुपए में बेचे ताकि 20% लाभ हो, तो 20% लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य कितना, 120% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, ये 30 तिया 90, 30 चौक 3 से 18 तिया 54, 18 चौक 72 रुपया पर केजी हो जाएगा ना। चलिए देखिए, कहा 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 48 वर्गाकार प्लेटों को आयत के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसकी भुजा का रेशियो है 3:4, यानी कि भुजा हो गया 3x और 4x। कहा कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 48 वर्गाकार प्लेट है और उसको मिलाकर जो है ना एक आयत बना दिए, उसको मिलाकर क्या बना दिए, आयत बना दिए, यानी कि बनने वाला आयत का जो एरिया होगा 4800 वर्गाकार प्लेट के एरिया के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो सर वर्ग का भुजा अगर 2 है तो वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, एक वर्ग का एरिया इतना और वर्ग है टोटल क्या है 48 को, यानी 48 वर्ग का एरिया हो जाएगा इतना। अच्छा, आयत का लंबाई 3x चौड़ाई 4x, तो आयत का एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, और इस वर्ग का जो एरिया है इस आयत के एरिया के क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखिए, तो 4 तिया 12 से काटिएगा 4 बार में, तो x गुना x, x स्क्वायर बराबर इधर 16 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 4, x बराबर 4 हो गया। अब सवाल क्या पूछा है जरा देखिए, सवाल कहा है कि सर बताइए आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप होगा, लंबाई मालूम चौड़ाई मालूम, तो परिमाप 2 × l + b, यानी कि 3x + 4x 7x हो जाएगा। तो x का वैल्यू 4 है, तो 7 चौक 28, 28 दूना 56, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए देखिए, ये अच्छा सवाल है, आराम आराम से जरा इसको समझिएगा। कहा ए एक काम का 66.2/3% 8 दिन में करता है। अच्छा, पता है 66.2/3% का फ्रैक्शन होता है मेरे प्यारे भाई 2/3, यानी ए जो है ये ए 2/3 भाग काम कर देता है कितने दिन में, 8 दिन में। ए 2/3 भाग काम 8 दिन में, तो पूरा काम अगर करे तो कितना दिन लगेगा, 2 चौक 8 क्रॉस करेंगे तो 3 चौक 12 दिन, यानी ए पूरा काम करे तो 12 दिन में कर देगा। आगे कहा कि सर बी ए से 40% कम कुशल है, बी जो है ए से 40% कम कुशल है, ए से 40% कम, यानी ए अगर 100 है तो बी 40% कम यानी 60 होगा। ए 100 है, बी 60 है, ए 100 बी 60, रेशियो लेंगे तो 20 बचे 100, 20 तिया 60, यानी 5:3, ये दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो। अच्छा देखिए, तो ए का एफिशिएंसी है 5 यूनिट, ए पूरा काम करता है 12 दिन में, तो टोटल वर्क मेरे भाई कितना हो जाएगा, ए एक दिन में 5 काम, तो 12 दिन में कितना कर देगा, 60 काम, टोटल वर्क आ गया। अब मैंने यहां से डेटा पढ़िए, कहा दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करता है
और फिर दोनों काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को सी 6 दिनों में पूरा करता है। तो ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेगा? अच्छा, ए और बी दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 3 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम। एक दिन में 8 काम तो 5 दिन में कितना काम कर दिया? 40 काम। अच्छा, टोटल 60 काम है जिसमें से 40 काम हो गया, तो बताइए बचा होगा क्या काम? 20 काम बचा होगा। ठीक है, ए और बी ने मिलकर 5 दिन तक काम किया तो 5 दिन में 40 काम कर दिया, फिर चला गया। टोटल 60 काम है जिसमें से 40 काम करके ए और बी निकल लिया, तो बच गया कितने काम? 20 काम। और का इस बचे हुए काम को सी ने 6 दिन में कर दिया, तो भाई मेरे सी 6 दिन में 20 काम बचा हुआ ना, 20 काम कर दिया। क्या दिन में? 6 दिन में, यानी 6 दिन में 20 काम। तो एक दिन में कितना काम कर देगा? 20/6, यानी कि मेरे भाई 10/3। और कोई भी वर्कर एक दिन में जितना काम करता है वही उसका क्या होता है? एफिशिएंसी। अब कहा ए और सी मिलकर मूल काम को कितने दिन में करेगा? ए और सी से करवाना है तो ए और सी का एफिशिएंसी देखिए। ए एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 10/3 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम? ऐड करिएगा, 5 + 10/3, यानी 3 × 5 = 15, 10 = 25/3, यानी ए और सी मिलकर पर डे 25/3 काम करेगा। तो पूरा काम यानी 60 काम कै दिन में करेगा? दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड। अरे भाई, एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 10/3 काम, तो दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में 3 × 5 = 15, 10 = 25/3 काम करेगा ना हो। तो अब बच्चा जैसा इतना लिखेंगे तो 25/3, बट्टा वाला 3 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 5 × 5 = 25, 5 से 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36/5, यानी 5 × 7 = 35, 7 सही 1/5 दिन। ठीक है, अच्छा सवाल था यार। 7 से 1/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हो। ठीक है, चलिए देखिए, किसी आयताकार लॉन का एरिया 7260 है, इसकी भुजा का अनुपात 5:3 है, यानी भुजा अगर 5x है, यानी कि भुजा लंबाई चौड़ाई, लंबाई 5x है तो चौड़ाई कितना? 3x। एरिया दिया है 7260, एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन एरिया है 7260। अच्छा, 5 दिया 15 से काटिएगा, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 12, 15 8 20 से 15 चौक 60, x गुना x, x स्क्वायर 484, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 22, x बराबर 22 आ गया। अब सवाल कहा इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर है, यानी कि आयत का जो परिमाप है वृत्ताकार बगीचे के परिधि के बराबर। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 2 × L + B, L + B। तो लंबाई है 5x, चौड़ाई है 3x, तो हो जाएगा 5 × 3 = 8x, 8x यानी 8 गुना x का वैल्यू 22। ये आयत का परिमाप हो गया। और आयत का जो परिमाप है कहा वृत्ताकार बगीचे के परिधि के बराबर, तो वृत्त का परिधि कितना? 2πr, 2π का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7 और r। अब कैलकुलेट कर लें यार, 22 2 से 22 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस करिएगा तो r बराबर 7 × 8 = 56। अब का वृत्ताकार बगीचे का एरिया क्या होगा? तो एरिया क्या होगा? वृत्ताकार बगीचे का एरिया πr², पाई का वैल्यू 22/7, r² यानी कि 56 गुना 56। 7 से काटिएगा 8 बार में। अब आ जाइए, देखिए सारा सवाल में यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट से कर लीजिए। 2 × 6 = 12, 12 का 2, 2 × 8 = 16, 16 का इकाई अंक 6 आएगा। तो 6 है कहाँ? ऑप्शन सी। ठीक है बात, चलिए देखिए का x अक्ष और y अक्ष 3x + 4y दिया है और 6x + 8y = 60। सरल रेखाओं से बने समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होगा? देखें यार, किसी भी लाइन का इक्वेशन मालूम है, लाइन का इक्वेशन दिया है और आपसे बोले अक्षों के साथ बने त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो याद रखिएगा जैसे ax + by + c = 0, ये किसी लाइन का जनरल इक्वेशन दिया है, किसी लाइन का ये इक्वेशन दिया है और इस लाइन के द्वारा अक्षों के साथ बने ट्रायंगल का एरिया अगर बोले तो ट्रायंगल का एरिया होता है c² / 2ab, c² / 2ab, c² / 2ab, c² / 2ab। अब जैसे मेरे प्यारे भाई मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। अब एक लाइन ये खींचे तो ये ट्रायंगल बन गया अपना ये बड़ा वाला,
एक लाइन और ये खींचे तो ये अपना एक छोटा वाला ट्रायंगल बन गया ये, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया। अब इन दोनों लाइनों के बीच में जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये समलंब चतुर्भुज है। ये कैसा चतुर्भुज है मेरे प्यारे भाई? समलंब चतुर्भुज है। अब अगर समलंब का एरिया आपको निकालने को बोलेगा तो आप बताइए क्या इस बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया में से, इस बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया में से मेरे प्यारे भाई, इस बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया में से अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिएगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिएगा, तो क्या समलंब चतुर्भुज का एरिया नहीं आ जाएगा? आप बोलेंगे सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप जरा देखिए, बताइए एक लाइन का इक्वेशन दिया है कितना? एक लाइन का इक्वेशन दिया है मेरे भाई 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर कितना? 12। ठीक है, तो यहां से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो सी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12 अबट्टा में 2ab। ठीक है, 4 तिया 12 से 12 कैंसिल, 2 से काटिएगा 6 बार में, यानी कि इस लाइन के द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 6। अच्छा, दूसरा लाइन का इक्वेशन है कितना? 6x प्लस 8y बराबर 60। अब यहां से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो सी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर अर्थात 60 गुना 60 और बट्टा में 2ab। तो 6 दूना 12 से 5 बार में कटेगा, 4 से 2 बार में, 4 से 15 बार में, 15 पचे 75 बट्टा 2 यानी कि 37.5। अब बड़ा वाला ट्रायंगल का जो एरिया है इसमें से छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिएगा तो ये चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया में से छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया घटा दिए तो चतुर्भुज का एरिया आ गया कितना? 31.5। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि किसी भी लाइन के द्वारा अक्षों के साथ जो ट्रायंगल बनेगा, कोई लाइन का जनरल इक्वेशन दे देगा और उस लाइन के द्वारा अक्षों के साथ बने ट्रायंगल का एरिया अगर बोले तो एरिया क्या याद रखिएगा? सी स्क्वायर बट्टा 2ab, सी स्क्वायर बट्टा 2ab। तो यहां दो लाइन का इक्वेशन दिया है और का इन दोनों लाइनों के द्वारा अक्षों के साथ बनने वाले समलंब चतुर्भुज का एरिया। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा, दूसरा लाइन खींचेंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा और इसके बीच में जो ये चतुर्भुज बना इसका एरिया पूछा है तो कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। ठीक है, अब आपको पता चलेगा, आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा होगा, कौन से लाइन के द्वारा बनने वाला ट्रायंगल बड़ा होगा? तो भाई एरिया निकालेंगे तो नहीं पता चलेगा, इसका एरिया ज्यादा है यानी कि इस लाइन के द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा वो बड़ा होगा और इसके द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा वो छोटा होगा। देखिए कहा दो धावक ए और बी एक ही दूरी को क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर के गति से तय करते हैं। जब एक धावक दूसरे के तुलना में 15 मिनट समय अधिक लेता है, देखिए ना, एक धावक को दूसरा से 15 मिनट समय अधिक लगता है, तो यार सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए दोनों धावक का अलग अलग स्पीड दिया है और इस सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने के दौरान उनके द्वारा लगने वाले समय का अंतर, अधिक या कम मतलब अंतर ही होता है। तो ये टाइम का अंतर दिया है 15 मिनट, डिस्टेंस पूछा है, कई बार कराए हैं। डिस्टेंस क्या कैसे निकालिएगा? S1 इंटू S2 बट्टा S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो देखिए तो डिस्टेंस S1 इंटू S2 बड़ा वाला, चल पहले लिखिएगा 25 फिर एक 20 है तो 25 गुना 20 अब बट्टा 25 में से 20 गया 5 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम 15 मिनट, मिनट को आवर में लाइए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा आप जरा देखें यार, 20 तिया 60, 5 तिया 15 से 15 कैंसिल यानी क्या किलोमीटर? 25 किलोमीटर। और भी तरीका है बनाने का, रेशियो से भी आप इस सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम बोलेंगे ये ज्यादा अच्छा है। देखिए ये आसान सवाल है यार, कहा एक टैंक में दो पाइप है, पाइप एम टैंक को भरने के लिए और पाइप एन टैंक को खाली करने के लिए है। यदि पाइप एम टैंक को पूरी तरह भरने में 45 घंटा लेता है और पाइप एन पूरी तरह खाली करने में 90 घंटा लेता है, उन्हें एक साथ आधे खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटा लगेगा? अच्छा एम अगर भरे तो 45 घंटे में भर देगा और एन पूरी तरह भरे टैंक को खाली करने में 90 घंटा लेगा, तो टैंक का कैपेसिटी कितना? 90।
45 दूना 90, भरने वाला प्लस है, 90 एकम 90, खाली करने वाला माइनस। अच्छा, आधा टंकी भरा है, ठीक है, आधा भरा है और आधा खाली है, तो आधा भरा होगा, तो आधा खाली टंकी भरने में कितना समय, 90 लीटर का है, आधा खाली है, यानी कि कितना लीटर खाली है, 45 लीटर, यानी 45 लीटर आपको भरना है। कहा दोनों को ओपन कर दिया, टंकी कितने समय में भरेगा, तो दोनों अगर चलेगा तो एम 2 लीटर भरेगा, एन 1 लीटर निकाल देगा। जब दोनों एक साथ चलेगा तो टंकी में हर घंटे 1 लीटर ना पानी जाएगा, तो दोनों के एफिशिएंसी यानी 1 से डिवाइड कर देंगे तो कै घंटा, आधा टंकी 45 घंटा में भर जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आसान सा ही सवाल था। चलिए देखिए, तो कहा 5,000 रुपए में से कुछ राशि 5% के दर पर उधार दी गई और शेष को 4% के दर से उधार दिया गया। यदि 5 वर्षों में दोनों से प्राप्त कुल साधारण ब्याज 1050 है। पिछला 2 सेट से लगातार ऐसा सवाल आ रहा लग रहा मेरे ख्याल से। देखिए यार, कुछ धनराशि 5% के दर से उधार दिया, कुछ धनराशि 4% के दर से उधार दिया, और इन दोनों पैसे को मिलाकर जो है उसको 5 वर्ष में कुल ब्याज मिला है 1050 रुपया। अच्छा, 1 साल में ब्याज कितना मिला होगा सर, 5 साल का ब्याज 1050, तो 1 साल का ब्याज कितना, 5 से डिवाइड करिएगा तो 5 दूना 10, 5 एकम 5 यानी 210 रुपया 1 साल का ब्याज मिला। और 1 साल में टोटल 210 का ब्याज मिला है, कितना पर मिला होगा, प्रिंसिपल 5,000 पर मिला होगा, परसेंट में कितना, तो 100 से गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 1 साल में ओवरऑल ब्याज मिला है कितना परसेंट, तो 100 से, ये परसेंट में रिजल्ट आएगा। ये सब दोबारा से लिखने में टाइम खराब नहीं करना है। ओवरऑल ब्याज मिला है 21/5%, खेल खत्म हो गया। अब मेरे भाई यहां देखिए तो बट्टा में कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से गुना करेंगे यहां तो 5×5 = 25, 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21। अब इन दोनों के अंतर को यहां 25 में से 21 गया 4, वो इन दोनों के अंतर को यहां 21 में से 20 गया 1। इसका मतलब ये रेशियो किस चीज का आया, ये रेशियो आया कि 5% के दर से उधार दिया गया पैसा 1 यूनिट, 4% के दर से उधार दिया गया पैसा 4 यूनिट, इन दोनों को मिलाकर टोटल पैसा कितना है 5 यूनिट, पर एक्चुअल में टोटल पैसा है कितना 5,000, 5 यूनिट बराबर 5,000 है, ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 1,000 हो जाएगा। तो 4% के दर से उधार दी गई राशि, 4% के दर से उधार दी गई राशि 4 यूनिट, 5 बराबर 5,000, तो 4 बराबर 4,000, ठीक है, हो जाएगा ना, आसान सवाल था। चलिए देखिए, कहा गीता की वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु का 12/7 गुना था। कहा वर्तमान आयु जो है शादी के समय के एज का, शादी के समय के एज का, तो जिसके साथ भी का या से लगा होगा वो वैल्यू हमेशा बट्टा में। कहा गीता का वर्तमान आयु उसके शादी के समय के एज का, तो शादी के समय एज अगर 7 यूनिट था तो उसका वर्तमान में एज कितना है 12 यूनिट, ठीक है। अब आगे कहा यार कि उसके बच्चे की वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु का 1/3 है। यदि गीता की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। अच्छा, आज आप बताइए, गीता जी का शादी 15 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है ना, गीता का शादी के समय एज अनुपात में कितना था 7, वर्तमान में एज कितना है 12, शादी के समय 7, वर्तमान में एज 12, तो शादी के समय और वर्तमान एज के बीच का गैप कितने यूनिट का है 5 यूनिट का, कितना यूनिट 5 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में गैप कितने साल का है, 15 साल पहले शादी हुआ था तो डिफरेंस 15 साल का है, 5 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3। अच्छा, गीता का वर्तमान आयु कितना है, गीता का प्रेजेंट एज है 12 यूनिट, 1 बराबर 3, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 36 साल। तो गीता का प्रेजेंट एज 36 है, तो कहा उसके बेबी का एज कितना, बच्चे का एज यानी कि बेबी का एज कितना होगा, तो गीता के प्रेजेंट एज का साफ साफ लिखा है कि बच्चे की वर्तमान आयु उसके वर्तमान आयु का 1/3, तो गीता का प्रेजेंट एज 36 का 1/3, 36 का 1/3, बच्चे का एज कितना हो जाएगा 12 वर्ष, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए यार देखिए, कहा एक पैसेंजर ट्रेन में 18 बोगियां हैं, ठीक है, प्रत्येक बोगी 15 मीटर लंबी है। तो पहले ट्रेन का लंबाई निकाल देते हैं, टोटल 18 बोगी है और हर बोगी का लंबाई 15 मीटर है, तो ट्रेन का टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, एक बोगी का लंबाई 15 मीटर और ऐसा ऐसा बोगी है क्या गो 18 गो, तो 18 × 90, हाथ में रहा 9, 18 और 9 कितना हो जाएगा 270 मीटर, ठीक है।
आगे बढ़िए, कहा ट्रेन 15 सेकंड में एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करती है। अच्छा, अगर खंभा को, पोस्ट यानी खंभा को पार कर रही है, तो खंभा को पार की है मींस रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो रेलगाड़ी का चाल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? चाल हो जाएगा दूरी बट्टा समय, दूरी 270 बट्टा कै सेकंड में पार किया? 15 सेकंड में। 15 से डिवाइड करिएगा, 15 एकम 15, 15 अठी 20 से, यानी 18 मीटर पर सेकंड ये ट्रेन का स्पीड आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब आगे सवाल आगे का यार, कुछ समस्या के कारण 3 बोगी को अलग कर दिया गया। कुछ समस्या के कारण 3 बोगी को अलग कर दिया गया, तो ट्रेन अब कितने सेकंड में, डॉट डॉट यानी कितने सेकंड, वही मेन सवाल है, कितने सेकंड में इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करेगी? सॉरी यार, शुरुआत में ट्रेन में 18 बोगी था, अब किसी समस्या के कारण 3 बोगी निकाल दिए, तो ट्रेन में बच गया कितना बोगी? 15 बोगी। अब 15 बोगी है और हर बोगी का लंबाई 15 मीटर है, तो अब ट्रेन का नया लंबाई क्या होगा? ट्रेन का नया लंबाई क्या होगा? तो 15 बोगी है, प्रत्येक बोगी 15 मीटर का है, तो टोटल लंबाई 15 15 225 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना? कहा कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर दूरी 225। अब अगर खंभा को पार करना तो अभी भी तो अपने ही लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, और अब लंबाई है 225। अब बट्टा में चाल कितना? 18 मीटर पर सेकंड, सेकंड में ही आंसर पूछा है, तो चलिए आ जाइए। अब काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 से 9 दूना 18, 9 पचे 45, 25 बट्टा 2 यानी 12.5 सेकंड। ऑप्शन सी, ठीक है ना? समझ ही गए होइएगा यार। देखिए, का एक लेखक द्वारा हिंदी और उर्दू में प्रकाशित उपन्यासों का संख्या 25-16 है। हिंदी और उर्दू में जो उपन्यास है उसका रेशियो 25-16 है। का उर्दू और अंग्रेजी में, उर्दू और अंग्रेजी में 18:11। अच्छा, दोनों में कॉमन कौन है? उर्दू कॉमन है, तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। बनाइए इक्वल, यहां 16 है, यहां 8 है, तो 2 से गुना, यह है 25, 8 दूना 16 और ये 11 दूना 22। ठीक है, अब देखिए जरा, का यदि हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के संख्या के बीच का अंतर 27 है। हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों की संख्या का अंतर 27, हिंदी और इंग्लिश का अंतर अनुपात में कितना है? 3 का। ठीक है, तो कहा कि बताइए लेखक द्वारा प्रकाशित कुल उपन्यास, कुल यानी इन तीनों को मिलाकर कितना है? तो 2 6 8 5 13, हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 5 और 1 6, 3 से 9 बार में 9 3 27, इकाई अंक 7, 2 2 जगह, 9 3 27, हाथ में 2, 9 6 54, आदू 56, 567। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखिए, कहा 4 संख्या का अनुपात 1/3, 1/6, 1/2, 1/15। यार बट्टा में रेशियो कभी नहीं होता। अगर बट्टा में दिया है तो पहले इसको इंटीजर में चेंज करिए, और इंटीजर में चेंज करने में तो आप लोगों को महारत हासिल है। 3 है, 6, 2 और 15 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा? 30। तो 30 से सबको गुना करें, यहां 30 से गुना करेंगे तो 10, 30 से करेंगे 5, 30 से करेंगे 15, 30 से करेंगे 2। ठीक है, चारों संख्या का रेशियो आ गया। आगे का, यदि 2 बड़ी संख्या का योग और 2 छोटी संख्या के योग के बीच का अंतर 72 है। अच्छा, 2 बड़ी संख्या का योग और 2 छोटी संख्या के योग का अंतर देखिए, तो 2 बड़ी संख्या का योग 10 और 15 बड़ा है, तो इसका योग कितना है? 25। 2 छोटी संख्या 5 और 2 का योग कितना? 7। तो 25 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 18 का। ठीक है, अंतर का कंपैरिजन अंतर से। अब कहा है सबसे बड़ी संख्या यानी 15 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 15 से गुना, 18 चौक 72, 15 चौक 60। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखिए, 12.5% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 510 रुपया है। अच्छा, 12.5% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ए बी फॉर्मूला से निकालिएगा, निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है ना, ए बी फॉर्मूला से निकालेंगे टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो आप इसका फ्रैक्शन बना लीजिए भाई। 12.5% का फ्रैक्शन आप बताना। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी कि प्रिंसिपल है 8, 1 का ब्याज मिला, प्रिंसिपल है 8, 1 का ब्याज मिला, तो मिश्रधन हो जाएगा कितना? 9। 2 साल का केस है तो बस इसका स्क्वायर कर लीजिए यार, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 64, अमाउंट हो जाएगा 81। क्लियर है ना बात? बस खेल खत्म यार।
आप बताना प्रिंसिपल 64, मिश्रधन 81 है, तो ब्याज मिला कितने का? ब्याज मिला मेरे प्यारे भाई 17 यूनिट का। ब्याज मिला कितने यूनिट का? 17 यूनिट का। पर एक्चुअल में चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना? 510। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहा उसी राशि पर उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप बताइए 12% के दर से 2 साल का, 12.5% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज तो हर साल इक्वल 12.5 और 12.5, 2 साल में कितना? 25% साधारण ब्याज मिलेगा। अच्छा, प्रिंसिपल है क्या यूनिट? 64 यूनिट प्रिंसिपल है, और इस पर 2 साल में 12.5% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना? तो साधारण ब्याज 25%। 25% यानी 1/4, तो 64 का 1/4 यानी कि मेरे भाई कितना? 16। साधारण ब्याज कितना है? 16। तो 16 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो आप बताइए 17 यूनिट बराबर 510, तो 1 यूनिट बराबर 30, 16 यूनिट बराबर कितना? 16 3 48 यानी कि 480। ये अगर समझ में आ गया तो बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया तो और भी तरीका है बनाने का मेरे प्यारे भाई, पर हमको लगता है आप लोग समझ ही गए होइएगा इसको, ठीक है ना? तो ये आ गया कितना? 480, ऑप्शन डी। बढ़ जा, चलिए देखिए कॉस ए माइनस बी √3/2। अच्छा, कॉस कितना डिग्री? √3/2 होता है। तो आप बोलेंगे कि सर जी 30 डिग्री, यानी कि एंगल आ जाएगा 30, यानी a माइनस बी बराबर है 30। अच्छा, यहां देखिए सेक ए बराबर 2 है। अच्छा, सेक कितना डिग्री 2 होता है? तो आप बोलेंगे सर जी सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। सेक 60 डिग्री, यानी यहां से ए बराबर क्या आ जाएगा? 60। अच्छा, ए 60 है, बी कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा मेरे भाई 30। अब आपको बोला कि बताइए बी का माप क्या होगा? तो 30 हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चल देखिए, कहा केंद्र ओ वाले एक वृत्त में जीवाएं पी आर क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु टी पर मिलती है, और पी क्यू वृत्त का व्यास है। देखिए यार, ओ केंद्र है, ओ क्या है? केंद्र है, और पी क्यू जो है इसका क्या है? व्यास है। यह है पी और ये क्यू व्यास है। पी आर और पी एस आगे बढ़ाए जाने पर टी पर मिलती है। पी आर और क्यू एस जीवा है पी आर, तो यहां से देखिए ये पी आर है और ये मान लीजिए क्यू एस है। आगे बढ़ाए तो टी पर मिलती है पी आर और ये क्यू एस। अब देखिए जरा यहां का आर ओ एस 42 डिग्री है। आर ओ एस यानी कि मिलाना पड़ेगा आर ओ एस, ये वाला एंगल कितना डिग्री है? 42 डिग्री। तो कहा कि पी टी क्यू ये वाला एंगल बताना है ना? ये एंगल। अच्छा, एक बात बताइए तो जरा, ये केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, ये क्या है? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर। तो इस ट्रायंगल का 2 भुजा बराबर है, तो 2 कोण भी बराबर होगा। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, यानी ये अल्फा तो ये वाला भी अल्फा और ये भी अल्फा। अच्छा, ये वाला कोण क्या हो जाएगा? तो ये कोण हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अल्फा अल्फा 2 अल्फा घटा दीजिए 180 में से। अच्छा, केंद्र से परिधि को मिलाए तो ये रेडियस है, केंद्र से परिधि को मिलाए तो ये भी रेडियस। 2 भुजा बराबर, तो इसके सामने का कोण भी बराबर। इसके सामने बीटा और इसके सामने ये बीटा, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2 बीटा, है ना? अब जरा इसको गौर से देखिए तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये वाला देखिए, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। ये वाला अल्फा माने थे, ये भी अल्फा माने थे, ठीक है ना? और इसको मान लेते हैं थीटा। अरे क्या है यार, ये मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो बताइए तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो ये, अच्छा पहले तो ये बताइए यार, ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये बताइए, ये स्ट्रेट लाइन पर टोटल कोण कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का, यानी कि 180 माइनस 2 अल्फा, अब प्लस ये 42, अब प्लस 180 माइनस 2 बीटा, और इन तीनों का योग कितना? 180। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। 180 प्लस 42 कितना हो जाएगा? 222।
अच्छा माइनस 2 अल्फा उधर जाके प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, माइनस 2 बीटा उधर जाके प्लस 2 बीटा हो जाएगा, तो दो कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। दो से काटिएगा यार तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 111। कोई दिक्कत है यहां तक? आप बोलेंगे सर नहीं। अब आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होगा। ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर आप देख पा रहे हैं तो इस बड़ा वाला ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग 180, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर 100। अरे क्या लिख दे रहे हैं यार, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर 180। आप बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 111 प्लस थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 9 7 यानी कि 6 69 डिग्री। ऑप्शन डी ठीक है, हो जाएगा। चलिए देखिए तो पहली चार अभाज्य संख्या का एलसीएम, पहला चार अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। कई बार लोग जल्दीबाजी में 1 से बोल देता भाई सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो अभाज्य संख्या 2 है 3 5 और 7 का इनका एलसीएम, तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई? इनका एलसीएम लेंगे तो अभाज्य है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई करिए 2 तिया 6 5 30 30 सते 210। आगे कहा है यार कि पहली तीन भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको कहते हैं पता है? वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर। तो देखिए तो एक का केवल एक ही फैक्टर है खुद, दो का केवल 2 फैक्टर है, एक और 2, तो 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। अच्छा 3 का कै गो फैक्टर है? 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, यानी 3 भी प्राइम है। अब 4 देखिए तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, ठीक है ना? यानी कि सबसे छोटा भाज्य संख्या अगर बोले तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होता है? 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 होगा, ठीक है ना? तो सबसे छोटा अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो 2, और सबसे छोटा भाज्य संख्या की बात करें तो 4, और एक भाज्य है या अभाज्य है? तो आप बोलेंगे सर एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्लियर है ना बात? आ जाइए, क्योंकि एक का तो केवल एक फैक्टर है, अभाज्य के लिए 2 फैक्टर चाहिए और भाज्य के लिए कम से कम 3 चाहिए। एक के पास तो कुछ भी नहीं है वैसा यार, केवल एक ही फैक्टर है, खुद से करता है। तो कहा कि पहली 3 भाज्य संख्या कौन कौन? 4 6 और 8, इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इनका रेशियो पूछा है तो 210 और 2 का रेशियो, 2 से 1 बार, 2 से 1 0.5, 105:1, 105:1 ऑप्शन है, ठीक है। देखिए यार किसी छात्र समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है, गर्ल्स का संख्या लड़कों के संख्या का 3/4, लड़कों के संख्या का 3/4, यानी लड़का 3/4 यानी 3/4, गर्ल्स का संख्या लड़कों के संख्या का, लड़कों के संख्या का, तो का वाला नीचे, यानी लड़कों का संख्या 4 है तो लड़की का संख्या कितना? 3। आगे का यदि लड़कियों के संख्या का 2/3 भाग, तो लड़की के संख्या का 2/3, तो 3 का 2/3 निकालिएगा, 3 का 2/3 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ना आएगा। आगे का लड़कों की संख्या का आधा, तो 4 का आधा, आधा यानी कितना? 2। कहा कि इनको आम का रस पसंद है, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करते हैं? तो आप बताइए 2 गो लड़का को आम को रस पसंद है, 2 गो लड़की को, तो टोटल 4 लोग को आम का रस पसंद है। कितना में से मेरे प्यारे भाई? 7 में से, यानी 4/7 भाग। ऑप्शन ए, सॉरी बी हो जाएगा। चलिए देखिए कहा किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, तो बताओ कुल कितने उपहार दिए जाएंगे? देखिए यार एक तो हैंडशेक वाला सवाल आप लोग बनाते होइएगा, उसका फॉर्मूला होता है n × n-1/2, ये हैंडशेक वाला का फॉर्मूला है। और गिफ्ट उफ्ट देना रहेगा ना तो उसका होता है n × n-1, सिंपल n × n-1। तो कहा कि 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे को गिफ्ट देता है, तो कुल कितने गिफ्ट दिए गए? तो n नंबर ऑफ पर्सन है, तो 10 × 10 में से 1 जाएगा 9, तो 10 × 9 90, यानी ऑप्शन बी, ठीक है, हो जाएगा। चलिए देखिए कहा एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। अच्छा विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, जनरली लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, पर इसने बोला विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, तो भाई 20% का फ्रैक्शन कितना है? 1/5, और लाभ विक्रय मूल्य पर हुआ इसीलिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 5,
प्रॉफिट है 1 का, तो आप बताइए क्रयमूल्य कितना 6 हो जाएगा। लब से 6 मत बोल दीजिएगा। विक्रयमूल्य है 5, 5 में बेचे, 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब खरीदे होंगे कमे में ना 4 में, तो क्रयमूल्य है 4। तो कहा कि उसका वास्तविक लाभ एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी 1 का लाभ हुआ कितना पर, क्रयमूल्य 4 पर, परसेंट तो 100 से गुना, 25 चौक 100 यानी 25%। ठीक है बात। चलिए देखिए ये तो आसान है यार। रूट के अंदर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो रूट के बाहर डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होगा, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 यानी 0.1। यहां रूट के अंदर डेसिमल के बाद क्या डिजिट है 2 डिजिट, तो रूट के बाहर डेसिमल के बाद 1 डिजिट यानी कि 0.9। इसका हो जाएगा 11 1.1 और उसका 9, 4 डिजिट है तो बाहर में 2 डिजिट हो जाएगा यानी कि 0.03। ऐड करेंगे तो 3 9 2 11 1 और 1 2, 2.13 ऑप्शन बी। ठीक है बात। चलिए लास्ट है यार, यहां पे थोड़ा सा सुधार का जरूरत है। ये 26 होगा का इकाई अंक निकालना है, तो एक तो तरीका है कि आप कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लें 3 के पावर 24 कॉमन करके बना लीजिए, पर यूनिट डिजिट निकालना है यार, बहुत आसान सवाल है। पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, पावर को 4 से, आप सबको रूल पता होगा कि जब भी पावर वाले व्यंजक का यूनिट डिजिट निकालना होता है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 का साइक्लिसिटी होता है, जैसे 2 है, फिर उसके बाद 3 है, 7 है, 8 है, तो इनका साइक्लिसिटी 4 होता है। हर 4 डिजिट के बाद इसके इकाई अंक का जो है रिपीटिशन होता है। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसी को पावर में लिखते हैं। लेकिन अगर 4 से भाग देने पर पावर पूरा पूरा कट जाए, यानी रिमाइंडर अगर 0 बचे, तो वापिस से पावर में 4 को ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहां 3 के पावर, पावर को 4 से डिवाइड करिएगा, 4 से पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0, तो पावर में 4। 3 के पावर 25 है, 4 छक 24, शेष 1, 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष 2, 4 से डिवाइड करेंगे शेष 3। 3 के पावर 4 81, 81 का इकाई अंक 1, 3 के पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 का इकाई अंक 7, 1 का 3 4, 4 और 9 13, 13 का इकाई अंक 3 और 7 20, 10, 3 और 7 10 का इकाई अंक 0, ऑप्शन डी। ठीक है, हो जाएगा। तो चलें यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।